आखिरकार दो सबसे बेहतरीन फ्रेशमैन का इंतजार किया जा रहा टक्कर शुरू हो गया। बीच के फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर शू जिंगमिंग था, जो लाइटनिंग एबिलिटीज इस्तेमाल करता था, और उसके सामने था किरण राव, जो एस रैंक की एनहांसमेंट एबिलिटीज का विल्डर था। स्पेक्टेटर्स में बहुत बातें हो रही थी और काफी लोग मान रहे थे कि शू जिंग को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फाइटिंग एरिया सिर्फ 30 मीटर का था। इससे लाइटनिंग एबिलिटी के एक्सपर्ट्स के लंबी दूरी वाले मेथड्स पर बहुत रोक लग गई थी। आसपास के शोर को नजरअंदाज करते हुए शू जिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा, एक लंबा भाला पकड़े हुए। उसके होठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी, जबकि उसके शरीर के चारों तरफ वायलेट बिजली की करंट्स चलने लगी थी। उसने मन में सोचा, मुझे अब पता चला है कि टियर 3 तक पहुंचने के बाद मैंने सच में अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं की है। बहुत अच्छा, उसने निष्कर्ष निकाला, तुम मेरे एक्सपेरिमेंटल टारगेट बनोगे। उसके तुरंत बाद शू जिंगमिंग से वायलेट बिजली की एक जबरदस्त धार फूट पड़ी, एक डरावनी शक्ति जिसने पूरे बैटलफील्ड को घेर लिया। ये एक बहुत चौंका देने वाला नजारा था। सफेद बालों वाले बड़े आदमी वाइस प्रिंसिपल टैन ने एक ऊंची जगह से यह नजारा देखा और वो अपना हैरानी छुपा नहीं पाए। उन्होंने बताया कि उनका पानी एलिमेंट वाला कोहरे का डिफेंस शील्ड हाई लेवल पीक टियर 3 एबिलिटी यूजर के ज्यादा से ज्यादा हमले को झेलने के लिए बनाया गया था। फिर भी शू जिंग की शक्ति का बस शुरुआती झटका ही बैरियर की ताकत पर जोर डाल रहा था। अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से वाइस प्रिंसिपल टैन ने पानी के फ्लो को कंट्रोल किया और इस तरह उस सुरक्षा घेरे को मजबूत किया ताकि लड़ाई की तीव्रता देखने वालों के लिए खतरनाक ना हो। टेरेसेस से देख रहे बाकी स्टूडेंट्स स्पीचलेस हो गए थे। उन्होंने घुटन महसूस की, जैसे अभी मौत आने वाली हो। उनके लिए यह मानना बहुत मुश्किल था कि वायलेट हेवनली डिवाइन थंडर जैसी इतनी बड़ी शक्ति एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पास हो सकती है। ताकत में फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसी समय शू जिंगमिंग के दुश्मन किरण राव ने खतरा महसूस किया। उसने चुपके से कहा, हालांकि आम बिजली मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, शू जिंग की लाइटनिंग मेरे शरीर को काटती है। मुझे ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। तुरंत ही किरण राव जोर से दहाड़ा। उसकी स्किन पर बने लाल निशान चमकने लगे जब उसने एक तेज सीधे हमले का फैसला किया और वो बहुत तेजी से आगे भागा। एक जंगली जानवर की तरह किरण राव सीधे शू जिंग की तरफ लपका, जो वहीं खड़ा था और अभी भी अपने हमले के लिए बिजली जमा कर रहा था। गर्व और यकीन के साथ किरण राव ने टॉन्ट किया, तो तुम भागोगे नहीं बल्कि सामना करोगे। मुझे तुम्हें एनहांसमेंट एबिलिटी इस्तेमाल करने वाले की ना रुकने वाली शक्ति दिखाने दो। फिर उसने अपना ब्लेड एक जानलेवा दिशा में शू जिंग की तरफ चलाया, चिल्लाते हुए, ये लो मेरा वार। लेकिन किरण राव अचानक हैरानी से रुक गया, ये समझते हुए ये ठीक नहीं है। शू जिंगमिंग ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा और राव के हमले के बीच ही उस पर पलटवार कर दिया। इस मूव ने किरण राव को पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड पकड़ा। वो सिर्फ जल्दी से अपना हथियार उठा पाया और उसने शू जिंग के भाले की तेज नोक को अपनी छाती के बिल्कुल सामने रोक लिया, जिससे तेज पलटवार रुक गया। हथियारों के जोर से टकराने पर एक जबरदस्त बूम की आवाज आई। दोनों की शक्ति बराबर साबित हुई, जिसकी वजह से दोनों लड़ने वाले कई कदम पीछे धकेल दिए गए। खाली आंखों से देखते हुए किरण राव समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? अपनी एबिलिटी रिलीज करने के बाद इसकी शक्ति मेरी एस रैंक एनहांसमेंट स्पेशलिस्ट की शक्ति के बराबर है। उसके हथियार की सतह पर शू जिंग का अक्स दिख रहा था, जो शांत, निडर और खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता हुआ दिख रहा था। अपने दुश्मन की आंखों में देखते हुए शू जिंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम काफी हैरान लग रहे हो, लेकिन मुझे पूछना है, ये नियम कब बना कि बिजली इस्तेमाल करने वाले एक्सपर्ट में एनहांसमेंट इस्तेमाल करने वाले से कम शक्ति होनी चाहिए? किरण राव ने धीरे से अपनी पेशानी को छुआ। उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा गुस्से वाला भाव था। उसने मान लिया कि अब उसकी शुरुआती मंशा कि वो अपने दुश्मन से खेलना चाहता था अब संभव नहीं थी। शू जिंग को गुस्से से देखते हुए उसने घोषणा की, शू जिंगमिंग, तुम्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस घोषणा के बाद किरण राव दहाड़ा और उसके शरीर में दूसरा बदलाव आया। उसके चेहरे पर एक जंगली डीमन की तरह का वाइजर आ गया, क्योंकि उसके अंदर से अबिसल एनर्जी निकलने लगी। फिर उसने गरजते हुए कहा, आओ और अपने डर का सामना करो, बीस्ट गॉड डिसेंट। स्पेक्टेटर्स फिर से घबरा गए। उन्होंने समझ लिया कि वो किरण राव की असली शक्ति देख रहे थे, एक एस रैंक बीस्ट गॉड एबिलिटी और एक एस रैंक कॉम्बैट मेथोडोलॉजी का मिलन, शक्ति का एक सचमुच डरावना प्रदर्शन। आम घबराहट के विपरीत वाइस प्रिंसिपल तान ने खुशी की मुस्कान दिखाई। किरण राव की बढ़ी हुई शक्ति को देखते हुए उन्होंने धीरे से आकलन किया, ये सुधार अच्छा है। लैंगो भी ध्यान से देख रही थी, एक आकर्षक महिला जिसके काले बाल और हरी आंखें थी। उसने कहा, मुझे याद है कि वेपन्स एकेडमी डायरेक्टर भी इसके जैसी एस रैंक कॉम्बैट टेक्निक चलाते हैं। शू जिंग को उस समय भी जीत मिलनी चाहिए थी। स्टेडियम के अंदर बीस्ट गॉड अवतार में किरण राव ने शू जिंग का सामना किया। उसकी अंधेरी शक्ति जोर से शू जिंग के चारों तरफ घूम रही वायलेट बिजली से टकराई। राव अपनी ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हुए बेरुखी से हंसता है और अपने पंजे वाले हाथ को अपने चैलेंजर की तरफ इशारा करता है। उसने उसे परीक्षा दी, शू जिंगमिंग, अब जब मैंने ये रूप ले लिया है, क्या तुम अब भी मेरी शुद्ध फिजिकल शक्ति को फिर से चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो? इस सीधे चैलेंज का जवाब देते हुए शू जिंग ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। तुमसे शक्ति में फिर से मुकाबला करना, ठीक है। जिस पल ये शब्द बोले गए, एक हैरानअंगेज बदलाव शुरू हुआ। उसके काले बाल सिल्वर वाइट रंग में बदलने लगे और उसकी आंखों से तेज नीली रोशनी निकलने लगी, जो एक और भी ज्यादा बड़ी और डरावनी शक्ति के आने का संकेत था। ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत पूरा हो गया। उसके सिल्वर वाइट बाल खड़े हो गए और उसका पूरा अस्तित्व विनाशकारी पर्पल लाइटनिंग से घिर गया। जब वो जमीन से ऊपर उठ गया, एक अदृश्य देवता की तरह लग रहा था।
नीचे किरण राव वहीं जमा रहा, उस तत्काल बदलाव से हैरान था। शू जिंग की आंखों के करीबी दृश्य ने पूरा बदलाव कंफर्म कर दिया। तेज नीली रोशनी निकल रही थी और उसकी पुतलियां पतली खड़ी दरारों में सिमट गई थीं, जो ठंडी डोमिनेंस और पक्की श्रेष्ठता दिखा रही थीं। स्पेक्टेटर्स के बीच एक स्टूडेंट ने घबराहट में चीखा, ये क्या हो गया? मैंने एक पल के लिए अपना फोन देखा, रिंग में अचानक 2 रेड बॉस क्यों खड़े हैं? उसके साथी ने साफ किया, देखो वो रेड बॉस नहीं है, शू जिंग मिंग और किरण राव ने बस अपने सेकंड फॉर्म्स एक्टिवेट किए हैं। अब भी हैरान होकर स्टूडेंट ने वापस चिल्लाया, और तुम जोर देकर कह रहे हो कि ये बॉस नहीं है? क्या वो सच में आप सेकंड फेज टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं? उसका दोस्त कोई सही जवाब ना दे पाने की वजह से चुप रहा। प्लेटफॉर्म पर वापस आते हुए किरण राव ने शू जिंग का नया रूप देखकर गहरा डर महसूस किया। उसकी आवाज कांप गई जब उसने कहा, ये एक एस रैंक फाइटिंग मेथोडोलॉजी है। शू जिंगमिंग ने सिर हिलाकर इस बात की पुष्टि की और एक साथ घमंडी और निर्दयी आवाज में जोड़ा, सही है, लेकिन दुख की बात है इस कंफर्मेशन के लिए कोई प्राइस नहीं है। शू जिंगमिन अपनी एनर्जी जमा करना शुरू किया। उसके हाथ में वायलेट लाइटनिंग का एक डरावना गोला बन गया। दांत पीसते हुए उसने अपनी खास मूव लॉन्च की, थंडर प्रिजन। किरण राव ने तुरंत खतरा समझ लिया। डर उस पर हावी हो गया जब उसने अनुमान लगाया, एक रोकने वाली एबिलिटी, बहुत बड़ी दिक्कत, वो एस रैंक हेवनली थंडर मूव डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। बचने का कोई रास्ता ना देखकर किरण राव दहाड़ा और उसने अपनी पूरी शक्ति डिफेंस में लगाने का फैसला किया। उसने चिल्लाया, तो हम पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। ची और ब्लड आर्मर, उसका हर शैडो एनर्जी और ची ब्लड का कण बाहर निकल पड़ा और एक घना ना तोड़ने वाला सुरक्षा सूट बन गया। फिर भी शू जिंग के थंडर प्रिजन का असर बहुत ज्यादा था। एक विशाल बिजली का पिंजरा नीचे उतरा और किरण राव को उसके अंदर मजबूती से बंद कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसे घेरने वाले टाइट बिजली के फिलामेंट से बचने की पूरी कोशिश की। आजादी पाने की एक डेस्परेट कोशिश के बाद किरण राव ने आखिरकार थंडर प्रिजन को तोड़ दिया। तेज सांसें लेते हुए उसने खुद से फुसफुसाया, आखिरकार मैं आजाद हूँ। उसकी छुट्टी का ये छोटा सा पल तुरंत खत्म हो गया। खतरे का एक जानलेवा एहसास उसकी जानकारी में भर गया, जिसने उसे पूरा डरा दिया। ये पता चला कि थंडर प्रिजन सिर्फ एक धोखा देने वाली चाल थी। इससे पहले कि किरण राव इस बात को पूरी तरह से प्रोसेस कर पाता, बिजली का एक और वायलेट बोल्ट आसमान से नीचे गिरा और सीधे उससे टकराया। उसका एकमात्र जवाब तेज दर्द की चीख थी। शू जिंग ने बिजली के बड़े पंख बना लिए थे और वो किरण राव की तरफ असंख्य इलेक्ट्रिकल बोल्ट्स फेंक रहा था। राव ने डर से आती हुई लाइटनिंग टैलेंट्स को देखा, ये जानते हुए कि उस हमले से टकराने पर उसे गहरा सदमा लगेगा या शायद मौत भी हो सकती है। वो अपने दुश्मन की एक्सट्रीम तेजी से पैरालाइज हो गया था। ये बस बहुत तेज था। उसके दिमाग के ठीक होने से पहले शू जिंग उसके ठीक सामने प्रकट हो गया। गरजती बिजली से लिपटा हुआ उसका तेज भाला सीधा आगे बढ़ा, 4 फोल्ड लाइटनिंग स्विफ्ट स्लैश नामक मूव का इस्तेमाल करते हुए। क्लैंग, एक तेज धातुई आवाज गूंजी। किरण राव मुश्किल से अपनी तलवार उठा पाया ताकि वो शू जिंग की बिजली से चार्ज चोट रोक सके। उस टक्कर की तेज काइनेटिक एनर्जी ने किरण राव को जोर से पीछे धकेला, जिस वजह से वो जंग के मैदान की धूल भरी जमीन पर फिसलता चला गया। अपने दुश्मन को ठीक होने का कोई मौका ना देते हुए शू जिंग मिंग ने अपना जोर बनाए रखा, हाथ में भाला लेकर आगे बढ़ा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, स्विफ्ट स्पीयर कॉम्बो। गिनत बिजली से भरी चोटें तेज रफ्तार में किरण राव पर बरसी। उसका ची और ब्लड आर्मर बहुत तेजी से कांप रहा था, इतने तेज हमले के नीचे टूटने लगा। भले ही वो बुरी तरह घायल था और उसके मुंह के किनारे से खून निकल रहा था, किरण राव ने खड़े रहने की कोशिश की। वो एक ही बात पर अटका रहा, अगर मैं इस हमले को झेल लेता हूं तो जीतने का एक रास्ता अभी भी बचा रहेगा। जोर से चिल्लाते हुए किरण राव ने पलटवार शुरू करने की कोशिश की। अब फायदा मेरे पास आता है, लेकिन शू जिंग ने बस अपना भाला उसकी तरफ किया और एक ठंडा हुक्म दिया, एक्सप्लोड। तुरंत वो बिजली के चार्जेस जो पिछले हमलों के दौरान किरण राव के अंदर घुस गए थे, जोर से भड़क उठे, जिसके नतीजे में उसके शरीर के अंदर से एक भयानक विस्फोट हुआ। शू जिंग द्वारा पहले से इस्तेमाल किए गए बिजली के चार्जेस एक साथ फट गए, जिससे किरण राव की सुरक्षा दीवारें पूरी तरह से टूट गईं और उसे भयानक नुकसान हुआ। उसके दर्द भरे रोने के साथ उसका खून चारों तरफ फैल गया। विस्फोट की शक्ति ने किरण राव के शरीर को ऐसे फेंक दिया जैसे कि एक कठपुतली अचानक उसकी डोर से कट गई हो, जिसके कारण वो रिंग की जमीन पर जोर से गिरा। वो बुरी तरह घायल था। उसके शरीर पर जले हुए निशानों के कारण लगभग बेहोश हो चुका था और वो लड़ाई जारी रखने में बिल्कुल असमर्थ था। अपने सामान्य रूप में लौटकर शू जिंग आगे बढ़ा और बिजली की एक ऊर्जा भरी तलवार सीधे किरण राव की गर्दन पर रख दी। इस अचानक खतरे ने किरण राव को होश में ला दिया। दांत पीसते हुए वो मुश्किल से जरूरी शब्द बोल पाया, मैं हार मानता हूँ। जैसे ही हार की घोषणा की गई, वाइस प्रिंसिपल टान ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से अंतिम नतीजा घोषित किया, जीतने वाला शू जिंग। देखने वालों की तरफ से तालियों का शोर गूंज उठा। दर्शकों को यह मानना मुश्किल हो रहा था कि मैच इतने कम समय में खत्म हो गया। सिर्फ 2 मिनट ही बीते थे। सभी ने शू जिंग के बेहतरीन नियंत्रण की बहुत तारीफ की। बिजली की शक्ति का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति ने सीधी लड़ाई में सिर्फ ताकत के बल पर एक एनहांसमेंट टाइप दुश्मन को हरा दिया था। इसके अलावा उसने अपने संयुक्त हमलों का क्रम बिल्कुल सही तरह से किया, जिससे किरण राव को पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला।
डायरेक्टर लैंग श्वान ने संतुष्टि के साथ मुकाबले को देखा और अपनी विशेषज्ञता पर आधारित एक विश्लेषण दिया। उसने शूजिंग के तरीके की बहुत तारीफ की। पहले दुश्मन की हरकत को नियंत्रित करने के लिए थंडर प्रिजन का उपयोग करना, उसके बाद लाइटनिंग फ्लैश का उपयोग करके तेजी से हमला करना, फिर बचाव को तोड़ने के लिए लगातार हमला करने के तरीकों को जोड़ना और अंत में लाइटनिंग स्पीयर के आलोचक विस्फोट के साथ खत्म करना। रणनीति का हर चरण बिना किसी गलती के किया गया, जो उसकी असाधारण क्षमता का साफ सबूत था। इसके बाद डायरेक्टर लैंग श्वांग ने प्रिंसिपल शू पेन की तरफ रुख किया, जो हारी हुई पार्टी के नेता थे। उनसे पूछा, प्रिंसिपल शू, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रिंसिपल ने बस अपना सर झुकाकर अपनी हार स्वीकार की। डायरेक्टर लेन, हम आपकी एकेडमी को 20% संसाधन औपचारिक रूप से छोड़ते हैं, उसने कहा। इसके अलावा वो एस रैंक सामान जो शू जिंगमिंग के लिए तय किया गया था, वो कल दोपहर तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल शूपिंग गुस्से में वहां से चले गए, धीरे से अपनी कड़वाहट व्यक्त करते हुए। उनकी विफलता पूरी तरह से थी। ना तो उन्हें 20 रेलिक एंट्री परमिट्स मिले और ना ही वो अपने जरूरी संसाधनों का 20% हिस्सा रोक पाए। हर मोर्चे पर पूरा नुकसान हुआ। इन बातों के बाद डायरेक्टर लैंग श्वांग शू जिंग की तरफ बढ़ी। उन्होंने उत्साह से उसकी तारीफ करते हुए बहुत अच्छा काम कहा और उसे एक खास कार्ड दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये वस्तु सिविलाइजेशन रेलिक नंबर 9 के लिए प्रवेश चाबी का काम करती है। एक्सेस पास के अलावा संस्था उसे 10,000 एकेडमी क्रेडिट्स का बोनस भी देगी। शू जिंगपिंग ने बहुत खुशी से ये चीजें ले ली और अपनी सच्ची तारीफ की। जैसे ही उसने कार्ड पकड़ा, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरा रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि ये सच में वो रेलिक एक्सेस कार्ड था जैसे सभी चाहते थे। एक अनजाना रास्ता, एक नया साहस अब शुरू हो रहा था। वाइस प्रिंसिपल लिंगवांग ने शू जिंगमिंग को बोला कि अभी थोड़ा रेस्ट ले लो, जरूरी है। रिसेप्शन एरिया की हवा में अभी भी हल्की मेटालिक स्मेल थी, बची हुई कॉम्बैट एनर्जी की वजह से। उसको साथ ही ये भी याद आया कि उसको कितना ज्यादा इनाम मिलना था, जो उसकी जीत का ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट था। इस बाउंटी में चिंगजिंग यूनिवर्सिटी का एक हाईली कवर्टेड एस क्लास एसेट था, जो स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत जरूरी था। 3 बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की लाइब्रेरी से एक कॉम्बैट टेक्निक चूज करने की प्रिविलेज थी। और सबसे क्रिटिकल बात, उसको ऑथराइजेशन मिल गई कि वो अगले दिन डेविल्स केव प्लांटेशन वापस जाके वो रेयर मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर सके जो उसकी यूनिवर्सिटी ने सिक्योर किए थे। शू जिंगमिंग ने ये बात पूरे एंथुजियाज्म के साथ मान ली। उसको लगा कि ये रिसर्च एक्सपेडिशन खत्म करना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इससे उसको ना सिर्फ डेंजरस रूइंस में जाने का कवेटेड पास मिला, बल्कि सिग्निफिकेंट एकेडमिक क्रेडिट्स, वो इनवैल्यूएबल एस क्लास रिसोर्सेज और 20 कंपोनेंट्स और एक्सोटिक फोलिएज का बड़ा यील्ड भी मिलने वाला था। जब ये बात हो रही थी, तभी एक नौजवान लड़का चुपके से बड़े स्मूथ तरीके से उनके पास आया। उसके लंबे काले बाल थे जो लाइट में चमक रहे थे, उसकी सिलुएट को हल्का रिपल दे रहे थे। उसने शू जिंगमिंग के एक्सेप्शनल मैच की खूब तारीफ की। उसकी आवाज़ धीमी और गूंजने वाली थी। उसने बोला कि इतने बड़े टैलेंट को एक्शन में देखना एक अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्चून की तरह था। शू जिंगमिंग ने भी पोलाइट तरीके से उसे थैंक यू बोला। जब वो बंदा स्मूथली वहां से चला गया, तो शू जिंगमिंग ने अपने दोस्त की तरफ झुककर उसकी पहचान पूछी। सियोंग चूचू ने तुरंत बताया कि वो जिनचैन यूनिवर्सिटी का डोंगजेन था, वो अंडर ग्रेजुएट जिसका करंट रैंक 3rd था। मतलब वो शू जिंगमिंग और किरण राव के ठीक नीचे था। शू जिंगमिंग एस्टोनिश था कि डोंगजेन का कल्टीवेशन लेवल इतनी जल्दी हाई रैंक टियर 2 तक पहुंच चुका था। उसने उसकी स्पीड को बीस्ट की स्पीड बोला। सॉन्ग चूचू ने उसको मस्ती में छेड़ते हुए पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। तू अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, क्योंकि तू तो खुद ही टियर 3 का ऑपरेटर है। शू जिंगमिंग हंसा और मजाक में जवाब दिया, मैं अलग तरीके से ऑपरेट करता हूं। मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड हैक है, एक फैंटम फंक्शन, जो एक सिंगल कमांड से मुझे इंस्टेंटेनियस लेवलिंग दे देता है। वो रुका और पूछा, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं ये आउटरेजस बात सच बोल रहा हूं? वो हल्की इरिटेट हुई शूकू ने जल्दी से मजेदार जवाब दिया, बिना किसी हेजिटेशन के बोला कि उसके इस झूठे दावे पर उसे जर्रा भी भरोसा नहीं है। सीन अचानक एक बड़े गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल की बिल्डिंग के बाहर शिफ्ट हो गया, जो दिन की रोशनी में भी गहरे और ऑप्रेसिव साय डाल रही थी। अंदर एक बड़े गूंजते कमरे में बहुत सारे लोग मोटे काले रोब्स में थे, जो ठंडे पत्थर के फर्श पर घुटने टेक कर बैठे थे। उनके सामने एक बंदा हवा में हवर कर रहा था, जिसको आर्च बिशप बताया गया। हवा बासी थी और किसी अजीब जली हुई इंसेंस की स्मेल आ रही थी। आर्च बिशप के ऊपर एक पिंक स्फीयर था, जो अननेचुरल सॉफ्ट लाइट के साथ पल्सेट कर रहा था और धीरे से घूम रहा था। वो अपने डिसाइपल्स को एक साथ रेसिटेशन करा रहा था, पूरे कन्विक्शन के साथ बोल रहा था कि जब से उनको सेलेस्टियल डिक्री मिला है, तब से हेवनली डेटी इटर्नल है। आर्च बिशप की आवाज़, जो पत्थर की तरह खुरदुरी थी, उसने अपने सबॉर्डिनेट से डेविल्स केव प्लांटेशन पर क्रिटिकल अरेंजमेंट्स की पूरी तैयारी के बारे में पूछा, जिसे उस अंडरलिंग ने तुरंत कंफर्म कर दिया।
फिर आर्च बिशप ने एक ग्रिम और मर्सिलेस डायरेक्टिव दिया। सबऑर्डिनेट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो तीनों एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स के साथ आए हुए इंस्ट्रक्टर्स को संभाले और उनमें से ज़्यादा लोगों को मार दे या फेटैलिटीज़ करवा दे। सारे अधेरेंस ने पूरे एंथुजियाज्म से गरजते हुए हाँ बोला। आवाज़ ऊंची छतों से टकरा रही थी। अगली बार आर्च बिशप का फोकस एक ऐसे बंदे पर गया जो पूरा काला कपड़ा पहने मास्क और हुडेड वेस्टमेंट में छिपा हुआ था। उसने उसको फॉर्मली होली प्रोजनी बोलकर ग्रीट किया। फिर होली प्रोजनी को 2 फॉर्मिडेबल एस रैंकर्स किरण राव और शू जिंगमिंग का सामना करने की क्रिटिकल ड्यूटी दी गई। बोला गया कि ये ड्यूटी उसकी पावर को जल्दी से रिफाइन और डेवलप करने में मदद करेगी। उसके मास्क के कपड़े में हल्का सा अलार्मिंग शिफ्ट आया, जिससे उसकी चिलिंग प्रेडेटरी स्मर्क दिखी। होली प्रोजनी ने मिशन एक्सेप्ट किया और कसम खाई कि उसके और एलीट एस रैंकर्स के बीच का पोजिशनल गैप जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अगले दिन आर्च बिशप ने एस रैंकर्स की किस्मत पर अपना आखिरी ब्रूटल रूलिंग सुनाया। सबसे अच्छा तो ये होगा अगर वो तुरंत उसके हेवेंस मैंडेट सेक्ट से जुड़ जाते हैं या अफिलिएट कर लेते हैं। अगर वो साफ मना करते हैं तो होली प्रोजनी को ऑर्डर दिया गया कि वो उन्हें बिना किसी कंपैशन या हेजिटेशन के खत्म कर दे या टर्मिनेट कर दे। आखिर में पूरे पैशनेट ज़ील के साथ आर्च बिशप ने अपने सभी डिसाइपल से बात की। उसने प्रोक्लेम किया कि आने वाला दिन हेवेंस मैंडेट सेक्ट के लिए एक बड़ा खून से भरा स्टेज होगा। उन्हें ज़रूरी था कि वो सबको पब्लिकली बता दें कि वो देश में है, और वो भी सबसे रूथलेस, विजिबल और अनफॉरगेटेबल तरीके से। उसने एक पोटेंट मंत्रा के साथ बात खत्म की, जिसे उसके डिसाइपल्स ने उतनी ही टेरिफाइंग इंटेंसिटी के साथ रिपीट किया। सिंस रिसीविंग हेवेंस मैंडेट, द हेवनली गॉड इज इटर्नल। डेविल्स केव प्लांटेशन की जगह पर, जो कि एक बहुत ही ऑर्नेट ग्रीन हाउस फैसिलिटी थी और स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड जोन थी, स्टूडेंट्स और उनके मेंटोर्स पहुंच गए। कांच के स्ट्रक्चर के अंदर की हवा ह्यूमिड थी और उसमें मिट्टी और एग्जॉटिक ग्रोथ की डैम्प और रिच सेंट थी। अंदर घुसते ही वो खूबसूरत चमकते हुए सी क्लास सन प्लांट्स को देखकर कैप्टिवेट हो गए, जो हल्की गर्म रोशनी दे रहे थे। स्टूडेंट्स बड़े एंथुजियाज्म से उस वैल्यूएबल मेडिसिनल फ्लोरा को रिट्रीव करना शुरू करने का एंटिसिपेट कर रहे थे। बेस सुपरवाइजर मयांग नाम के आदमी ने उनका वेलकम किया। उसकी मुस्कान थोड़ी सुपरफिशियल और ज़्यादा चौड़ी थी जब उसने तीनों प्राइमरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और मेंटर्स का ग्रीट किया। लीड मेंटर ह्यूइंग, जो तीखी नज़र वाली औरत थी, उसने क्लैरिफिकेशन दी कि वाइस प्रिंसिपल्स ने ना आने का इलेक्ट किया है क्योंकि ये असाइनमेंट कोई कन्वेंशनली पेरिलस, खतरनाक नहीं माना जाता। उसने ये भी बोला कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वाइस प्रिंसिपल लिंगवांग अपनी स्पेशल मैनिपुलेशन एबिलिटी से कुछ ही मिनट्स में आ सकती हैं। मयांग ने ग्रुप को ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर में और अंदर गाइड किया। हर यूनिवर्सिटी को अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक सेक्टर दिया। चिंगजिंग यूनिवर्सिटी को सन प्लांट्स मिले, जिंगिन यूनिवर्सिटी को स्कारलेट फ्लेम ग्रास जमा करने का काम दिया गया और मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी को क्लेंजिंग हार्ट ग्रास की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। लेकिन मयांग ने अचानक से एक अजीब सा रेगुलेशन लागू कर दिया, जिसमें बोला गया कि 3 सबसे हाईएस्ट रैंकिंग फ्रेशमैन, मतलब एस रैंकर्स और टियर 2 वाला, को मेन ग्रुप से पूरी तरह अलग किया जाना रिक्वायर्ड है। ह्यूइंग ने तुरंत ऑब्जेक्शन किया। उसने तेज आवाज में बोला कि ये नॉन स्टैंडर्ड मैंडेट उनकी किसी भी दूसरी प्लांटेशन पर नहीं होता था। मयांग ने स्मूथली इस बदलाव को डिफेंड किया। उसने झूठी अर्नेस्टनेस के साथ बताया कि अभी अभी एस क्लास एक्सोटिक हर्ब्स का एक नया असॉर्टमेंट तैयार हुआ है जो खासकर टॉप स्टूडेंट्स के लिए है। उसने इस अलग करने को उनके लिए ज्यादा रिवॉर्ड्स पाने का एक यूनिक और अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी बताया। उसने साफ साफ किरण राव, शू जिंगमिंग और डोंग शेंग को डायरेक्ट किया कि वो तुरंत उसके और उसके पर्सनल के साथ चलें। हालांकि शू जिंगमिंग को यह सिचुएशन बहुत ड्यूबियस लगी। उसने हाईली केपेबल मेंटर्स की पक्की प्रेजेंस की वजह से खुद को सेफ फील किया और ना चाहते हुए भी इंस्ट्रक्शन मान ली। जैसे ही वो अलग अलग चल रहे थे और घने जंगल में अंदर जा रहे थे, डोंग सैंग किरण और शू जिंगमिंग के पास आया। उसने बड़े एंथुजियाज्म से पिछले दिन के उनके ड्रामेटिक कॉन्टेस्ट की तारीफ की। फिर उसने अचानक थियोलॉजी का टॉपिक शुरू कर दिया। उसने बताया कि रिपोर्ट्स हैं कि कुछ रिलीजियस ग्रुप्स के पास ऐसी खास स्किल्स हैं जो यूजर की पावर टियर 2 से सीधा टियर 4 तक पहुंचा सकती हैं। वो इतना एक्साइटेड था कि लग रहा था ऑब्सेस्ड है। उसने कहा कि अगर उसके पास ये रेडिकल कैपेबिलिटीज आ गई तो वो दोनों को सीरियस टक्कर दे सकता है। शू जिंगमिंग ने तुरंत जोर से मना किया कि ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से दूर ही रहना। उसने बोला कि वो लोग बहुत डेंजरस होते हैं। लेकिन किरण ने जोर से उसकी बात काटी और प्रेयर करने के पोज में खड़ा हो गया। उसने जोश से कहा कि रिलीजियस ग्रुप्स, खासकर उसके नेशन की जादू सेक्ट और होली फादर सेक्ट, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसने बोला कि वो जो हराता नहीं है वो सब उसके लॉर्ड ब्रह्मा की ब्लेसिंग है। शू जिंगमिंग ने तुरंत उसे मजाक उड़ाया, ताना मार के पूछा कि जब उनकी लड़ाई हुई थी तो लॉर्ड ब्रह्मा ने उसको जीत क्यों नहीं दिलाई। इस कटिंग बात से किरण चुप हो गया और उसे गुस्सा आ गया। डोंग ने बीच में आकर बात संभाली और किरण की बात कंफर्म की कि कुछ धर्म वाकई में काफी बड़े, ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल एडवांटेजेस देते हैं। फिर उसने अपना पूरा ध्यान शू जिंगमिंग की तरफ किया, एक चालाक जानने वाला स्मर्क दिया और एक क्रिप्टिक वार्निंग दी। बताया कि रिलीजन से आने वाली एनर्जी का एक्सपीरियंस वो जल्द ही खुद करेगा। उसने पक्का बोला कि उसके बाद शू जिंगमिंग का नजरिया पूरा बदल जाएगा। डोंग की इस गोलमोल बात से शू जिंगमिंग को गहरी, अचानक घबराहट हो गई। उसे ठंडक महसूस हुई जब वो उस मैसेज के खतरनाक मतलब के बारे में सोच रहा था। सुपरवाइजर मा यांग, मेंटर हुपिंग और उन टॉप 3 स्टूडेंट्स को ग्रीन हाउस फैसिलिटी के अंदर एकदम अकेले सेक्शन में ले गया। वहां काफी अंधेरा था और हवा बहुत भारी और शांत थी। वो अचानक रुक गया और बोला कि वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। वहां कोई भी पौधा नहीं दिख रहा था। तो हुपिंग कंफ्यूज हो गई और गुस्से से पूछा कि वो एस क्लास ब्लॉसम्स कहाँ हैं जिनके लिए बोला गया था। मा यांग ने बस एक झटके से आगे इशारा किया और उसे देखने को कहा।
तुरंत सुपरवाइजर का वो दोस्ताना हंसता हुआ चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह एक खतरनाक ठंडी स्मर्क थी जिसने उसका चेहरा अजीब तरह से खींच दिया था। वो आदमी जो खुद को मायांग बता रहा था वो हुपिंग की तरफ लपका। उसका शरीर डरावने तरीके से म्यूटेट होने लगा। कपड़े फट गए क्योंकि उसका शरीर लंबा हो गया। हड्डियों में गंदी आवाज के साथ क्रैक आए। वो एक स्पेक्ट्रल एंटिटी बन गया जिसकी आंखें लाल आग जैसी थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं, और उसका एक बहुत बड़ा शैतानी लाल स्कारलेट टैलेंट सीधा मेंटर के गले की तरफ था। एक जोरदार हवा का क्रैक आवाज आई उस मार से पहले। उसके सीने पर इतनी तेज और हड्डी तोड़ने वाली पावर से असॉल्ट हुआ कि उसे लगा जैसे उसने हथौड़ा निगल लिया हो। हालांकि उस झटके से हुपिंग हवा में कई मीटर्स तक पलटी, लेकिन उसने बीच में ही घूमकर एक लो क्राउच में ग्रेसफुली लैंड किया, भले ही वो हैरानी के तेज झटके में थी। उसकी सांस फूल गई जब उसे वो ठंडा सच पता चला। अटैक करने वाला पक्का एक टियर 7 ग्रैंड मास्टर था जो उनके कोहॉर्ट के लेवल से बहुत ज्यादा था। जैसे ही उसने ये धोखा और जानलेवा इरादा पहचाना, उसकी आवाज स्टील की तरह सख्त हो गई। उसने जोर से अपने अटैकर की आइडेंटिटी पूछी। जवाब का इंतजार किए बिना उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी हुई और बदल गई। उसने झट से एक कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। उसने अपनी एप्टीट्यूड का रूप ले लिया। वो एक ए रैंक शैडो स्पिरिट कैट में बदल गई जो काले बदलते हुए ऑब्सीडियन एनर्जी से ढका हुआ था। वो स्पेक्ट्रल असेलेंट हंसा। एक सूखी अजीब सी आवाज थी। उसने होइंग की लाइफ फोर्स की गंदी तारीफ की। फिर उसने अपने चेहरे से वो प्लेन बिना फीचर्स वाला मास्क हटाया और उसका असली रूप सामने आया। वो आर्च बिशप ऑफ द हेवेंस मैंडेट सेक्ट था। जब वो बोला तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने बोला कि अपनी आइडेंटिटी बताने में कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो अभी तुरंत मरने वाली है और उसे कोई बचा नहीं सकता। उसने अपने इकट्ठे हुए साथियों को एक तेज सख्त ऑर्डर दिया, सबको बिना रहम के मार डालो। होइंग का कंट्रोल टूट गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर इल्जाम लगाया। उसकी आवाज़ फटी हुई थी। उसने बोला कि वो ग्रेट शिया की किस्मत और आने वाली पीढ़ियों को काटना चाहते हैं। उसने अपने हाथ में से एक छोटा डिज़ाइन वाला क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट खींचकर निकाला और उसे ज़मीन पर तोड़ दिया। कांच के टुकड़े हल्की पिंग आवाज़ के साथ बिखर गए। आर्च बिशप जोर से हंसा। उसकी आवाज़ ग्रीन हाउस में बुरी तरह गूंज रही थी। उसने मजाक में कहा कि अब मदद बुलाना उसके बस की बात नहीं है। उसने ड्रामेटिक फ्लरिश के साथ अपने हाथ में पकड़े हुए चमकते हुए लाल स्फीयर की पावर चैनल की, जिसने तुरंत एक बहुत बड़ा धड़कता हुआ स्पेशल कंटेनमेंट मैकेनिज्म बना दिया जो नीचे गिरा और सबको लाल एनर्जी के घुटन भरे फील्ड में कैद कर दिया। उसी वक्त नए बने हुए बैरियर के बाहर तीनों वाइस प्रिंसिपल्स को साइट पर हुए अचानक बड़े असॉल्ट की तुरंत और तेज नोटिफिकेशन मिली। लिंगवांग पर गुस्से की तेज लहर छा गई। वो चिल्लाया, गुस्से में बोला कि किसी अनजान आदमी में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उनके इतने प्रोटेक्टेड कोहॉर्ट पर अटैक करे। वो 3 ताकतवर ग्रैंड मास्टर्स ने बिल्कुल देर नहीं की। उनकी औरास चमकने लगी। आसपास की हवा हिल गई और वो तेजी से ताकत से आसमान की तरफ चल दिए। खतरनाक सिचुएशन की तरफ डर लगने वाली स्पीड से बढ़ने लगे। कई माइल्स दूर हेड सुपरवाइजर जो यिंग में घंटी बज गई जब उसने शान सप्लाई बेस पर होने वाली इस बड़ी तबाही को देखा। उसके चेहरे पर घबराहट और जल्दी दिखने लगी। उसने तुरंत जरूरी ऑर्डर दिया। सब अवेलेबल स्क्वाड्स को बोला कि वो अभी डेविल्स केव प्लांटेशन की तरफ निकल जाएं, सबसे बड़ी मिस सोंगचुकू को प्रोटेक्शन और एक्सट्रैक्शन के लिए। उसने जबरदस्ती खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की। मन में सोचा कि 3 टियर 8 ग्रैंड मास्टर्स के आने से अब और कोई कॉम्प्लिकेशंस या बड़ी तबाही नहीं होनी चाहिए। ग्रीन हाउस के अंदर घुटन भरी जगह में हुइंग, जो अब एक फीलाइन रूप में नीचे थी, उसने स्पेशल कंटेनमेंट मैकेनिज्म के अंदर एक हल्की लेकिन साफ डिसरप्शन महसूस की। हवा में एक हल्की वाइब्रेशन। आर्च बिशप ने तुरंत वो शिफ्ट पकड़ लिया और उन पर मजाक में हंसा। बड़े घमंड से बोला कि उनका मशहूर स्पेस अफिलिएटेड ग्रैंड मास्टर लिंगवांग भी उसके इस ट्रैपिंग बैरियर की शेयर डिफेंसिव पोटेंसी के सामने बिल्कुल बेकार साबित होगा। उसने तुरंत आगे क्या करना है सोचा। उसने अपना पूरा ध्यान उस फंसी हुई बिल्ली जैसी दिखने वाली औरत पर लगाया और चिल्लाया कि उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी इससे पहले कि बाकी लोग बीच में आ पाए। आर्च बिशप के कॉन्सेंट्रेटेड असॉल्ट का डरावना रूप एक बहुत बड़ा दबाता हुआ लाल एनर्जी का हाथ था जो कुचलने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ नीचे आया। गुस्से और लाचारी से किरण के मुंह से एक गाली निकली। उसी वक्त शू जिंगमिंग को वो बुरा सच पता चला। टियर 7 ग्रैंड मास्टर से टकराना मतलब वो और उनकी टीम उस ओवरवेलमिंग एब्सोल्यूट माइट को झेल नहीं सकते थे। फिर भी आर्च बिशप का वो तेज असॉल्ट अचानक अनजान इंटरफेरेंस से टकरा गया। आर्च बिशप को एक अजीब झटके के साथ समझ आया कि स्पेस टाइम ग्रैंड मास्टर लिंगवांग में सच में इतनी डिसरप्टिव पोटेंसी थी कि वो उसके बड़े स्पेशल बैरियर के किनारों को हिला सके। उसने स्प्लिट सेकंड में डिसाइड किया कि उसकी आती हुई पावर से सीधा टक्कर नहीं लेनी है। आर्च बिशप ने तुरंत रिट्रीट किया और होली सन डोंग को एडवाइस दी कि ये सारा मसला अब उसकी जिम्मेदारी है। आर्च बिशप के अचानक और केओटिक तरीके से जाने की वजह से डोंग पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ा। उसका वो अच्छे इंसान होने का दिखावा अब देखो, क्योंकि आयरन विल ने पहले भी खुद कॉस्मिक एसेंस अब्सॉर्ब किया था ना, उसने तुरंत पकड़ लिया कि इस ब्लड फील्ड के अंदर भाई साहब एसएसएस ग्रेड इथीरियल सीरम के कितने ही ट्रेसेस हैं। एपेक्स हंटर ने तो पलक झपकते ही सारी कहानी समझ ली। मतलब ब्लड फील्ड इतनी जल्दी रैंक 2 से पीक असेंशन रैंक 4 तक कैसे पहुंचा। ब्लड फील्ड तो अपनी नई बॉडी को देख रहा है और यार उसको इस पावर की लत लग चुकी है। चेहरे पर एक बुरी स्माइल लाते हुए वो बोला, अरे भाई, रैंक 2 से सीधा पीक 8 ईयर तक का जंप, सोचो जरा, यही तो वॉइड क्रीड का असली खतरनाक पोटेंशियल है।
फिर उसने आयरन विल की तरफ देखा और सीधी सीधी धमकी दे दी, देखो मैं तुम्हें अभी 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला, वॉइड क्रीड ज्वाइन करो, हथियार उठाओ और ये जो बाकी कमज़ोर लोग हैं ना, इन्हें ख़त्म करने में हमारी मदद करो। और दूसरा ऑप्शन, सीधा मर जाओ और मेरी नई ताकत से ज़बरदस्ती एलिमिनेट हो जाओ। जैसे ही बाकी रैंकर्स को पता चला कि आयरन विल तो सीधे खतरे में है, फैकल्टी इंस्ट्रक्टर्स तो तुरंत आगे दौड़े। उनकी नज़रों में ये MC आयरन विल ही अकेडमी की आखिरी उम्मीद था और वो उसे खो नहीं सकते थे। पर ओ तेरी, वॉइड क्रीड के ब्लैक क्लोक्ड इन्फोर्सर्स की एक स्पेशल टीम ने उनका रास्ता बीच में रोक लिया। वो चांदी बालों वाला कमांडर बुरी तरह हंसा और फैकल्टी को बोला कि पहले अपनी जान बचाओ। उसने तो कसम से ठंडी आवाज़ में अनाउंस कर दिया कि यहाँ मौजूद हर एक बंदे को मौत का निशाना बनाया गया है और आज इस सैंक्टम ग्राउंड से एक भी गवाह जिंदा नहीं जाएगा। जैसे ही दुश्मनों का घेरा बढ़ने लगा, ब्लेड वार्डन ने अपना हथियार कस के पकड़ लिया। उसका इरादा एकदम पक्का था और उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। लड़ाई शुरू होने से पहले उसने बस एक हल्की सी दुआ मांगी, आयरन विल तुम्हें जिंदा रहना होगा, मतलब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और तभी उस पूरे हंगामे के ऊपर अकेडमी के 3 सुप्रीम एल्डर्स अचानक प्रकट हो गए। ग्रैंड गार्जियन शोंग तो हैरान था कि यार इस ट्रेनिंग सिटाडेल के अंदर उनकी टेलीपोर्टेशन पावर फेल कैसे हो रही है। क्रिम्सन रोब पहनी हुई सुप्रीम एल्डर अज्यूर ने समझाया कि सिटाडेल के अंदर की स्पेस को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, इसे रिमोट तोड़ना तो नामुमकिन है। गार्जियन अज्यूर ने थ्योरी दी कि दुश्मनों ने टियर 9 अबॉमिनेशन के बोन फ्रैगमेंट का यूज़ किया है, जिसके पास स्पेशल वार्पिंग की शक्ति थी और उसी आर्टिफैक्ट ने इस पूरे जोन को लॉक कर रखा है। नीचे देखो, वॉइड क्रीड का लीडर तो शांति से एक लाल रंग का बोन स्फीयर पकड़े हुए था, जो इस पूरी बंदिश का मेन सिस्टम था। ये सुनते ही तीनों सुप्रीम एल्डर्स के होश उड़ गए। भाई साहब, अगर इन लोगों ने एंशिएंट वॉइड बीस्ट के अवशेष यूज किए हैं तो इसका मतलब है कि इनकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त थी। ये एक बहुत बड़ी संगीन कंस्पिरेसी है। अगर अकेडमी के 2 S रैंक स्टूडेंट्स इस अटैक में मारे गए तो ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी हो जाएगा। जब उस कमांडर ने देखा कि सिचुएशन उनके हाथ में थी तो वो जोर से हंसा और एल्डर्स का मजाक उड़ाने लगा। अरे तुम्हारी रेपुटेशन कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, तुम तीनों बुढ़े लोग तो बस ऊपर हवा में लटक कर बेचारे नए रिक्रूट्स को मरते हुए देखोगे। उसके हाथ में वो शैतानी बोन स्फीयर जोर से धड़का। उससे एक बहुत ही बुरा ऑरा निकल रहा था। उसका चेहरा फैनेटिसिज्म से भरा हुआ था और उसने बोला कि आज का दिन वॉइड क्रीड की सबसे बड़ी और शानदार जागृति होगी। सुप्रीम एल्डर्स तो सदमे में थे जब उन्होंने फाइनली पहचाना कि ये तो वॉइड क्रीड है, एक धर्म विरोधी ऑर्गेनाइजेशन जिसे वो साल पहले पूरी तरह से मिटा चुके थे। इसका अचानक हिंसक वापस आना तो एक ऐसी विनाशक कंस्पिरेसी की निशानी थी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। देखो, अब बिल्कुल भी रुकने या स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम नहीं था। 3 पावरफुल अकेडमी लीडर्स ने तुरंत अपनी पूरी ताकत एक साथ छोड़ने का फैसला किया। सुप्रीम एल्डर अज्यूर ने पूरे विश्वास से कहा कि हमें बस 3 दर्द भरे मिनट चाहिए और ये स्पेशल बैरियर टूट जाएगा। तीनों ने तुरंत अपनी बड़ी इंटरनल एनर्जी को चैनल करना शुरू कर दिया। एक तबाहकार ऑल आउट असॉल्ट की तैयारी शुरू हो गई। गार्डियन अज्यूर ने सबसे पहले अपनी अल्टीमेट कास्टिंग सीक्वेंस छोड़ दी। हवा में तुरंत एक बहुत बड़ा अज्यूर मैजिक सिजिल प्रकट हुआ। उससे एक आंखों को चौंधियाने वाला मैजिकल एनर्जी का सर्ज निकल रहा था, जो अपने रास्ते में हर रुकावट को चूर चूर करने के लिए तैयार था। धड़ाम, एक कान फाड़ने वाला, जमीन फाड़ने वाला धमाका हुआ। सैंक्टम ग्राउंड्स हिंसा से टूट गया और बुरी तरह कांपने लगा। वहां पर एक विशाल दरार पड़ गई जिसने आसपास के माहौल को पूरी तरह मिटा दिया। पूरी ट्रेनिंग फैसिलिटी, आसपास के जंगल और बाकी स्ट्रक्चर्स वो जमीन से अलग हो गए और जबरदस्ती हवा में ऊपर उठ गए। अकेडमी के ऊपर बहुत ऊंचाई पर वो ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स अब एक इम्पॉसिबली बड़ा फ्लोटिंग आइलैंड बन चुका था, जो आसमान में लटका हुआ था और नीचे की जमीन से पूरी तरह कट चुका था। इतना बड़ा लैंडमास उठाने के बाद सुप्रीम एल्डर अज्यूर ने फाइनली स्पेशल बैरियर की कमजोरी ढूंढ ली और बोला, अंडरग्राउंड एरिया तो पूरी तरह से सील है। इस पूरे स्पेशल लॉक का सबसे कमजोर पॉइंट पक्का साउथ ईस्ट सेक्टर ही होगा। तुरंत ही बाकी 2 सुप्रीम एल्डर्स ने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। एक तो दमकती आग की रोशनी में डूब गया और दूसरा शुद्ध अज्योर मैजिकल एनर्जी के चक्कर में घूम रहा था। ग्रैंड गार्डियन श्योंग ने एक गुस्से वाला दहाड़ मारा और उनका शरीर खतरनाक तरीके से बदल गया। एक विशाल बसर का रेप ने उसकी नस्लें फूल गई थीं और उसके नए रूप से शुद्ध जंग की फेरोसिटी निकल रही थी। इधर सुप्रीम एल्डर स्पिरिट एक विशाल स्पेक्ट्रल एंटिटी में बदल गए। उनका पूरा वजूद बस ब्लू एसेंस से बना था। वो अपने फिजिकल दोस्त से कम डरावने नहीं लग रहे थे। वो विशाल एप सीधा फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ दौड़ा, उसी कमजोर पॉइंट को टारगेट किया जो गार्डियन एज्योर ने बताया था। डोम के बाहर से एक दुनिया तोड़ देने वाला धमाकेदार शोर हुआ, जिसके शॉक वेव्स सैंक्टम ग्राउंड्स में हिंसा से दौड़ गए, जिससे अंदर फंसे हर कोई बुरी तरह हिल गया। अंदर किसी को नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ है, पर सबको बस एक ही भावना महसूस हुई, डरावना, अस्तित्व को हिला देने वाला डर। और फाइनली सुप्रीम एल्डर्स के उस कंबाइंड तबाही मचाने वाले हमले ने स्पेशल बैरियर को चीर कर तोड़ दिया। जब फंसे हुए स्टूडेंट्स ने अपने ग्रैंड गार्डियंस को देखा तो वो खुशी से चीख पड़े, ये तो सुप्रीम एल्डर्स है, हम बच गए भाई। जबकि डोम के बाहर डर से भरी रैंकर बैटल्स चल रही थीं, सैंक्टम ग्राउंड्स के अंदर आयरन विल अब भी गजब के कंपोजर में खड़ा था। उसने अपने सिस्टम पैनल पर एक नजर डाली और नोट किया कि उसके पास अभी 49,000 एबिलिटी पॉइंट्स हैं। उसने चुपचाप कैलकुलेशन की, उसे बस थोड़ा सा और चाहिए था और वो फाइनली असेंशन रैंक 4 को भेद पाता, जिससे उसे इतनी ताकत मिल जाती कि वो इस पूरी गड़बड़ी को पलट सकता था। अपनी उस भयानक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ब्लड फील्ड तो जोर से मेंटल प्रेशर बना रहा था।
तुम सबने देखा ना, वॉइड क्रीड एक पल में कितनी ताकत दे सकता है। उसने सभी फ्रेशमैन को सुनाते हुए घोषणा की, मैं तुम लोगों को अपनी आखिरी चांस दे रहा हूँ कि अपना पक्ष चुनो। देखो वॉइड क्रीड क्या बोल रहा है, हमारे साथ आओ, हमारे दुश्मनों को खत्म करो और तुम्हें हमारी जितनी ताकत मिलेगी। भाई साहब, ये ऑफर सुनकर तो सब नए बच्चे बुरी तरह से घबरा गए। कंफ्यूजन फैल गई है यार। उनको पता है कि वो पूरी तरह फंस चुके हैं। वॉइड सिंडिकेट के एनफोर्सर्स के बीच कोई एस्केप नहीं है। उनकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा है और वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें। और तभी ओ तेरी, वाइस कमांडर जेफर ऊपर से धम से नीचे उतरती है, एक मैसिव सप्रेशन रूल एक्टिवेट करती है और एक चिलिंग अल्टीमेटम देती है। अगर किसी नए स्टूडेंट ने हमारे किसी एलाई को हाथ लगाया ना, तो उसको तुरंत अकेडमी से निकाल दिया जाएगा और मौके पर ही एग्जीक्यूशन हो जाएगी। कसम से जेफर की ये धमकी सुनकर बच्चों की जो हिम्मत डगमगा रही थी ना, वो तुरंत ठीक हो गई। उन्हें समझ आ गया कि अपने दोस्तों को धोखा देने का मतलब है पक्की मौत। उनका बस एक ही रास्ता है, इन एस्टैब्लिश्ड रैंकर्स के साथ चिपके रहो। शैडो आर्बिटर, जो कि पहले डोंग शोंग था, वो ये सब देखकर सिर्फ हंस रहा था। मतलब वो तो उन्हें पथेटिक गटलेस फूल समझ रहा था। शैडो आर्बिटर ने अब अपना पूरा फोकस लाइटनिंग हेरल्ड पर डाल दिया। अरे यार, उसने सीधा बोला, हेरल्ड तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ये फिजूल लोगों वाली गलती नहीं करोगे। और वो काउंटडाउन शुरू करता है, 3, 2। भाई साहब, शैडो आर्बिटर का ऑरा इतना ज्यादा था कि विस्परिंग पॉन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो कमजोर आदमी तुरंत घुटनों पर गिर गया, चीखने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं वॉइड सिंडिकेट के साथ अपनी लॉयल्टी प्लेज करता हूँ। सोचो जरा, वो अपने दोस्तों को बेच रहा है, लेकिन लाइटनिंग हेरल्ड का चेहरा देखो, बिल्कुल इम्पैसिव था। उसे पता था ये होना ही था। शैडो आर्बिटर खुश हुआ, उसने पॉन की तारीफ भी की, मतलब मजाक उड़ाया, और फिर एमसी से पूछा, तो हेरल्ड तुम्हारा आखिरी जवाब क्या है? एमसी ने कुछ नहीं बोला, 0 बात। उसने सीधा अपनी कोर स्किल एक्टिवेट कर दी, एक जबरदस्त वायलेट सेलेस्टियल सर्ज। यार कितनी खूबसूरत पावर है, उसके पूरे शरीर को लपेटने लगी। उसका ये 1 शॉट डिस्प्ले, ये उसका हाई वोल्टेज नहीं था। शैडो आर्बिटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसा और बोला कि हेरल्ड का ये डिफाइंस उसकी मौत पक्की करेगा। फिर उसने विस्परिंग पॉन को हुक्म दिया, अब तुम वॉइड सिंडिकेट के मेंबर हो तो सबूत दो, अभी के अभी हेरल्ड को एग्जीक्यूट करो। अरे भाई, पॉन तो पूरी तरह हिल गया। वो कांप रहा था और हकलाते हुए बोला, मैं ये ऑर्डर नहीं मानूंगा। उसकी ये कावर्डिस देखकर वॉइड सिंडिकेट के बाकी एजेंट्स ने तुरंत अपनी पावर्स निकाल दी। उनका शरीर विकृत होने लगा। वो डरावने ग्रेड 4 हाफ बीस्ट हाइब्रिड्स में बदल गए। पूरी असॉल्ट स्क्वाड अब एमसी को मारने के लिए रेडी थी, लेकिन हमारा एमसी, उसके चेहरे पर अभी भी 0 टेंशन थी। वो बिल्कुल शांत था। उसने शैडो आर्बिटर को देखा और तुरंत पूरे दुश्मन फॉर्मेशन का एनालिसिस किया। एक ग्रेड 3 मास्टर रैंकर और 4 ग्रेड 4 एलीट फाइटर्स। हेरल्ड जानता था कि वो एसेंस कोर्स यूज किए बिना भी इन सबको आराम से मार सकता है। देखो देखो, तुरंत एक सिंडिकेट मेंबर जिसके पास एक बड़ा सा बैटल एक्स था, वो एमसी के ब्लाइंड स्पॉट पर घुस गया। वो गरजा, हमें क्या फर्क पड़ता है कि तू एस रैंक है, प्रिपेयर टू बी अनाइलेटेड। लेकिन हेरल्ड वो वहां से हिला भी नहीं। जिस पल एक्स टकराई, भाई साहब, वो ब्लो बीच हवा में रुक गया। एमसी के वायलेट सेलेस्टियल सर्ज ने उसे रोक दिया। जो काइनेटिक फोर्स थी ना, वो उल्टा वापस गई उस एजेंट के हाथ में तेज दर्द देकर। और उसके पहले कि वो डर से कुछ समझ पाता, हेरल्ड का स्पीयर उसके आर पार हो चुका था। उस काउंटर अटैक की वेलोसिटी और डिस्ट्रक्टिव फोर्स, मतलब उस ग्रेड 4 अटैकर ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। वो खून में लथपथ जमीन पर गिर गया। उसका दिमाग मान ही नहीं रहा था कि एक एस्टैब्लिश्ड ग्रेड 4 अवेकेंड इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। हेरोल्ड ने अपना कोल्ड 1 लाइनर दिया, एक पावरफुल एमसी पर अकेले रश करना, यू ट्रूली आर अ सुसाइडल इडियट। अपने सबऑर्डिनेट को पलक झपकते ही खत्म होते देखकर शैडो आर्बिटर ने डिसाइड किया कि अब उसे तुरंत बीच में आना पड़ेगा। हेरोल्ड ने भी उसे देखा। देखो, वो होशियार हो गया था। एमसी को लग गया कि ये दुश्मन सच में खतरनाक है। उसने तुरंत सोचा कि शायद एसेंस कोर्स का यूज करना जरूरी हो जाएगा। उसके मन में एक सोच आई, क्या ये 50,000 एसेंस कोर्स उसकी स्किल को एसएस रैंक तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होंगे? और ठीक उसी सेकंड डिंग डिंग सिस्टम नोटिफिकेशन बजती है। अलर्ट, आपने एक ग्रेड 4 वॉइड अपोसल को सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज किया है। एसेंस कोर्स रिवॉर्डेड +1000। ओह तेरी, हेरोल्ड तो हैरान रह गया। उसके एसेंस कोर काउंट ने तुरंत रिक्वायर्ड 50,000 का फिगर टच कर लिया था। उसने कोई रिस्क नहीं लिया, तुरंत अपना ओपी स्टेटस पैनल खोला और इवॉल्व स्किल ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। वो अपनी पूरी किस्मत इस एक मैसिव एवोल्यूशन पर डाल रहा था ताकि इस पूरे बैटलफील्ड को पलट सके। सिस्टम ने शानदार तरीके से घोषणा की, स्किल एवोल्यूशन सीक्वेंस शुरू हो रही है। उसका प्यारा एस रैंक वायलेट सेलेस्टियल सर्ज अब ऊपर जा रहा था। आसमान से, यार सोचो ज़रा, तेज सुनहरी बिजली के खंभे नीचे आने लगे और पूरे एकेडमी ट्रेनिंग ग्राउंड को अपने अंदर लपेट लिया। हेरोल्ड आराम से हवा में लेविटेट कर रहा था, पूरी तरह से प्योर गोल्डन पावर के तूफान में घिरा हुआ। वहाँ मौजूद हर कोई, यहाँ तक कि वो वेटरन रैंकर शैडो आर्बिटर भी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस बार लगातार आगे बढ़ रहा था। एमसी आसमान में लटका हुआ था, एक चमकती हुई गोल्डन शेल में बंद, और वो शेल हर पल के साथ और ज़्यादा मजबूत हो रही थी।
शैडो आर्बिटर के दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बजी। उसने फौरन अटैक किया। उसका मकसद था कि इस एवोल्यूशन को, इस गेम चेंजिंग अपग्रेडेशन को कंप्लीट होने से पहले ही रोक दो। शैडो आर्बिटर का स्ट्राइक एमसी के गोल्डन बैरियर से टकराया। एक भयंकर ब्लास्ट हुआ। पूरी फैसिलिटी की नींव हिल गई, लेकिन वो सुनहरी एसेंस तस से मस नहीं हुई। उसने एमसी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया। उसके इतने भयानक असॉल्ट के बावजूद लाइटनिंग हेरल्ड की एवोल्यूशन चलती रही, बिल्कुल रुकी नहीं। प्रोग्रेस मीटर 99% पर पहुंच गया। बस एक दिल रोक देने वाला कदम बाकी था। और जिस पल वो गेज 100% पर पहुंचा, सिस्टम ने जीत की घोषणा की। एवोल्यूशन सीक्वेंस कंप्लीट, न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड। एस रैंक कॉस्मिक वायलेट स्टॉर्म ऑफिशियली म्यूटेट होकर ऑब्सीडियन स्काई स्प्लिटर कैलामिटी में इवॉल्व हो चुका है। हमारा एमसी अब नया थंडर एम्परर। उसने सिस्टम शैटरिंग लेवल की डोमिनेंस अनलॉक कर ली थी। उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली। कसम से भाई साहब, उनकी आंखें तो चमक रही थीं। अरे एकदम ब्रिलियंट इंटिमिडेटिंग गोल्ड में। उस गोल्ड में से सोचो जरा, प्योर टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकल रही थी। कसम से उस आंखों में देख के तो यार बड़े से बड़े एस रैंकर को भी पैनिक अटैक आ जाता। अपनी ये नई एबिलिटी यूज करते हुए देखो, थंडर एम्परर ने सीधा कमांड किया कि कलॉसल स्ट्राइक्स ऑफ गोल्डन अनाहिलेशन नीचे उतरेंगी। इस बार तो मतलब पहले उन्होंने डिमेंशनल सील को पूरी तरह से तोड़ दिया और सीधा निशाना लगाया उस ब्लड कल्टिस्ट के ऊपर। ओ तेरी, ये जो अपोसल था डोंगशेंग, ये तो इतना आउटक्लास था कि यार इसको समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने गोल्डन अनाहिलेशन का वो स्ट्राइक सीधा अपने ऊपर लिया। अरे उसके मुंह से एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम निकली। वो डिवाइन लाइटनिंग उसकी सोल को बुरी तरह से जला रही थी और सिस्टम तो तुरंत बज उठा। मतलब क्या ग्लोरियस किल हुई है। कंफर्म हो गया, टारगेट एलिमिनेटेड, टियर 4 ब्लड कल्टिस्ट, रिवॉर्ड 2000 एबिलिटी पॉइंट्स। मजा आ गया। अब जब मेन विलन तो चला गया, थंडर एम्परर ने फोकस किया बचे हुए उन फेटफुल कल्ट के ग्रंट्स पर। उन्होंने सिंपली अपना एक हाथ उठाया और अपना अल्टीमेट वर्डिक्ट दे दिया, एकदम चिलिंग अंदाज में। तुम में से कोई नहीं बचेगा इस पर्ज में। और ये गोल्डन स्काई पावर फिर से, अरे भाई, बारिश की तरह नीचे आई और मतलब हर एक बचे हुए एनिमी फैक्शन के मेंबर को एक ब्लाइंडिंग फ्लैश में अटरली वेपराइज कर दिया। खत्म, टाटा बाय बाय। ये एब्सोल्यूट स्लॉटर देखकर बस कुछ ही फुट दूर से वो ट्रेटर जिसका नाम लॉर्ड राव था, वो तो टोटली पैरालाइज हो गया था डर से। देखो, उसकी पैथेटिक बॉडी बुरी तरह से कांपने लगी थी। तब जाकर उसके छोटे से दिमाग में रजिस्टर हुआ कि भाई साहब, उसने किस गलत आदमी से पंगा ले लिया है। थंडर एम्परर को अपनी तरफ आते देखकर यार राव तो फुल क्रिंज हो गया। सीधा घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। डेस्परेटली प्लीड करने लगा कि उसे तो कोऑपरेशन करने के लिए फोर्स किया गया था। मतलब उसने कभी एमसी पे अटैक नहीं किया था, झूठा कहीं का। जस्ट तभी वो कमांडर जिसको डिमेंशनल सील मेंटेन करना था, वो फाइनली अपने स्टंट शॉक से बाहर निकला। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका इतना हाई रैंकिंग सबऑर्डिनेट इतनी रिडिकुलस ईज के साथ ओब्लिटरेट हो गया। अरे उसकी आंखों में प्योर अनकंट्रोलेबल फ्यूरी आ गई। उसने एक गटरल रोर किया और सीधा स्काई ब्रेकर को रेकलेसली चार्ज कर दिया। चिल्लाकर बोला, थंडर एम्परर, तूने इस अत्याचार के लिए अभी अभी अपनी डेथ वारंट साइन कर दी है। कमांडर ने अपने सारे रिजॉर्व्स डंप कर दिए। ये उसका फाइनल डेस्परेट अटैक था। उसने मैनिफेस्ट किया एक कलॉशल सिकनिंग क्रिम्सन क्लॉ ऑफ वेंजेंस, जो सीधा एमसी की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी पे रॉकेट हो गया। हैं, बदला लेने का समय आ गया है। वो भयानक, वो कलॉसल पंजा यंग असेंडेंट की बॉडी की तरफ आ ही रहा था। एस रैंक कल्टिस्ट का प्रेशर इतना ज्यादा था कि यंग मास्टर शू के पास यार भागने की कोई जगह ही नहीं थी। अगर ये अटैक लगता ना, खत्म, इंस्टेंट डिलीशन, एक गारंटीड गेम ओवर पक्का था अपने एमसी के लिए। गोल्डन फ्लैश तो भाई साहब उस डोमिनेंस को देख के पूरा लॉकअप हो गया था, डर और पावर से पैरालाइज्ड। लेकिन वेट, एग्जैक्टली उसी क्रिटिकल इंस्टेंट में उसने देखा कि एक इनविजिबल शील्ड उसके आसपास अचानक से आ गया है। उसने तुरंत पहचान लिया, ये कोई मामूली मैजिक नहीं है, ये तो एलीट फेज शिफ्ट मैनिपुलेशन है। और फिर प्रिंसिपल एल खुद, द स्पेशल सॉर्सरस, स्मूथली वॉइड से बाहर निकल आई। वो बन गई यंग मास्टर शू की ओपी सेवियर। क्रिम्सन कल्ट का सुप्रीम लीडर जो अभी भी वॉइड कीस्टोन पकड़े हुए था, वो तो कसम से डर के मारे गूंगा हो गया। वो फ्लैबरगैस्टेड था, चिल्ला रहा था, अरे प्रिंसिपल एल ने इसके अल्टीमेट स्पेशल लॉकडाउन फील्ड को कैसे बाईपास किया और कॉम्बैट जोन में घुस गई। डीन विस्पर की आवाज आई, आइस कोल्ड और घिन से भरी हुई। मतलब तुम एक चिल्लर पर फेस शिफ्ट एबिलिटीज के लिए निर्भर हो और फिर भी तुम लड़ाई के बीच में दीवाने सपने देख रहे थे। सीरियसली, अगर तुम जैसे हैक्स को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा तो किसको करेंगे। सिर्फ एक छोटे से रिस्ट फ्लिक से उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक एक्टिवेट की, वो लेजेंडरी वॉइड ब्लेड।
उसके आसपास की हवा ओ तेरी तुरंत तेज हो गई। पूरी जगह एक इनविजिबल जानलेवा गिलोटीन बन गई, सीधा उस कल्ट लीडर की तरफ। डायमेंशनल एनर्जी का एक जबरदस्त सर्ज लगा और उसकी एक बाजू इंस्टेंटली उसके शरीर से अलग हो गई। ताज़ा काला खून एक दमकते हुए क्रिम्सन वाटरफॉल की तरह बहता गया और विलन के मुंह से एक भयानक चीखने वाली हाउल निकल गई। प्रिंसिपल एल ने एक माइक्रो सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तेजी से हैंड सील्स बनाना शुरू कर दिया। एक मिस्टीरियस चमकता हुआ अज्योर फेस फॉर्मेशन उनके सामने बन रहा था। ओवरवेलमिंग अलग दुनिया की पावर निकल रही थी। अपने इम्पेंडिंग डूम को पहचानते हुए वो काले चोला पहने लीडर ने भागने की कोशिश की, लेकिन इडियट बहुत देर हो चुकी थी। वो जोर से छटपटाया, उस ओपी फॉर्मेशन की डरावनी ग्रेविटेशनल पुल को रोकने की कोशिश कर रहा था। द इंस्टेंटेनियस वार्प गेट एक्टिवेट हो गया और वो लड़ाई बस खत्म होने ही वाली थी। देखो, प्रिंसिपल एल ने बिना किसी झिझक के वो वॉइड कीस्टोन आर्टिफैक्ट सीधे स्पेशल वॉर्टेक्स में फेंक दिया, उस दुश्मन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज और अनाहिलेट करते हुए। उस हाई रैंक थ्रेट से निपटने के बाद प्रिंसिपल एल ने वापस यंग मास्टर शू की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता चमक रही थी। जब एमसी ने कंफर्म किया कि वो पूरा फाइन है, तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुई। एक संतुष्टि की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई। राइट देन डीन आयरन क्लैड, एक और जबरदस्त रैंकर, स्पेशल सॉर्सरेस के ठीक पीछे आ खड़े हुए। इस पूरे बैटलफील्ड के रैकेज को देखकर उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने तुरंत क्रिम्सन कल्ट सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स के डिस्पोजिशन के बारे में पूछा। प्रिंसिपल एल ने अपने ऑर्डर्स दिए, रूथलेस और चिलिंग प्रिसिशन के साथ। रैंक 6 से ऊपर के सारे एबिलिटी यूजर्स को जिंदा पकड़ो और बाकी जो वॉइड सिंडिकेट का कैनन फॉडर है, उन्हें बिना दया के मार डालो। ये फैसला सुनते ही वो दोनों पावर हाउस डीन्स तुरंत आगे बढ़े। उनकी अनलीश्ड स्ट्रेंथ ने कान फोड़ पावरफुल एक्सप्लोशंस पैदा किए और वो क्रिम्सन कल्ट के बचे हुए सदस्यों को बेरहमी से साफ करते चले गए। प्रिंसिपल एल ने फिर अपनी नजर राव द बिट्रेयर पर जमाई, जो वहीं का वहीं जमा हुआ था, अटली कंफ्यूज्ड और इस बदले हुए नजारे से टेरिफाइड। राव ने बड़ी अजीब तरह से लड़खड़ाते हुए अपनी सुपीरियर को ग्रीट करने की कोशिश की। स्पेशल सॉर्सरस ने उस ट्रेटर रैंकर का बिट्रेयल पहले ही माइक्रोसेकंड में देख लिया था। उसने राव को ठंडाई से बीच में ही रोक दिया, उसके एक शब्द पूरा करने से पहले। तुम्हारा पैथेटिक मैटर बाद में देखा जाएगा, कोई आएगा तुम्हारे लिए, ट्रेटर। उसने फिर से गोल्डन फ्लैश की तरफ देखा, उस अजीब जेनिथ नोवा पावर के बारे में पूछा जो उसने अभी यूज की थी, जिसमें 0 कास्टिंग टाइम लगा था। यंग मास्टर शू ने मान लिया कि वो खुद भी सिस्टम की इस नई एबिलिटी को पूरी तरह नहीं समझा। उसे बस इतना पता था कि उस अल्टीमेट लाइफ और डेथ क्राइसिस में उसकी पावर थ्रेशोल्ड पूरी तरह से टूट गई थी। एक जेन्युइन एस्टोनिशमेंट का लुक प्रिंसिपल एल के खूबसूरत चेहरे पर आया। ये बहुत कम होता था। उन्हें शक था कि ये सिर्फ एक कॉम्बैट टेक्निक है और उन्होंने यंग मास्टर शू से अपनी अज्योर जेनिथ स्ट्राइक एबिलिटी फिर से दिखाने को कहा। डीन विस्पर की रिक्वेस्ट पर गोल्डन फ्लैश ने ड्रामेटिकली अपना हाथ उठाया। तुरंत चमकती हुई प्योर गोल्डन लाइटनिंग की तारें उसकी हथेली में जोर से नाचने लगी, एक प्योर ओवरवेलमिंग ओपी एनर्जी रिलीज करते हुए। प्रिंसिपल एल तो कसम से सोचने लगी कि क्या ये अभी भी टेक्निकली वायलेट हेवन डिवाइन थंडर एबिलिटी है भी या नहीं। थोड़ा देर सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जब वो बेस वापस जाएंगे तो वो यंग मास्टर शू पर एक फुल मैंडेटरी एबिलिटी असेसमेंट करेंगी। यंग असेंडेंट खुशी खुशी मान गया, एक पक्का नोट देते हुए मुस्कुराया। ये सीरियस एक्सचेंज अचानक से और अडोरेबली सपोर्टिव हीलर यूनियन ने इंटरप्ट कर दिया। वो एक व्हर्लविंड की तरह दौड़ी और यंग मास्टर शू को डेस्परेशन में अपने हाथों से कस के गले लगा लिया। जिंग मिंग यार, मैं तुम्हारे लिए इतनी चिंतित थी, वो चिल्ला उठी। यंग मास्टर शू और यूनियन को रीयूनाइट होते देखकर प्रिंसिपल एल बस हल्की सी मुस्कुराई और चुपचाप उस पल के बारे में सोचा। ये जवानी मतलब सच में कितनी खूबसूरत ड्रामेटिक चीज है, उन्होंने सोचा। गोल्डन फ्लैश ने यूनियन के गालों से बहते आंसुओं को हल्के से पूछा और उसे प्यार से कंफर्ट किया। सब ठीक है अब हीलर, उसने फुसफुसाया। सब कंप्लीटली ओवर हो चुका है। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और रीअश्योरिंगली मुस्कुराया, अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी दिखाते हुए। देखो, मैं फाइन हूं ना। उसकी ये कैजुअल कॉन्फिडेंस देखकर यूनियन पूरी तरह से ब्लश कर गई। उसका चेहरा शर्मीली अडोरेबल एम्बैरेसमेंट से भर गया। यंग मास्टर शू ने फिर हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। इस पब्लिक मूवमेंट की टेंडरनेस और इंटिमेसी ने उसे और भी ज़्यादा फ्लस्टर्ड कर दिया, लेकिन वो ओवरवेलमिंगली हैप्पी और प्रोटेक्टेड महसूस कर रही थी। इंटेंस बैटल फाइनली खत्म होने के बाद बोटानिकल गार्डन के चारों तरफ का वो मैसिव एनर्जी बैरियर धीरे धीरे गायब हो गया और उस एरिया में एक ईरी शांति छा गई। प्रिंसिपल एल ने बचे हुए स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और एक दिल तोड़ देने वाली खबर सुनाई। क्रिम्सन कल्ट के इस ट्रेचरस सरप्राइज असॉल्ट के दौरान ग्रेट एकेडमीज़ के 342 फ्रेशमैन की ट्रैजिकली जान चली गई थी। उन्होंने आगे घोषणा की कि गिल्ड हॉल्स तुरंत जिम्मेदारी लेंगे और बैटलफील्ड रेगुलेशंस के अनुसार कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे। एक रेजोल्यूट, पावरफुल और अटरली फोर्सफुल आवाज़ में प्रिंसिपल एल ने प्रोक्लेम किया कि क्रिम्सन कल्ट सिंडिकेट को अब इंसानियत का एब्सोल्यूट दुश्मन माना जाएगा।
आज से ही 3 प्राइमरी रैंकर गिल्ड हॉल्स एक ब्रूटल फुल स्केल क्रूसेड शुरू करेंगे, जिसमें सारे एलिजिबल स्टूडेंट्स और फैकल्टी को इस बुरी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए मिशंस लेने का आह्वान किया जाएगा। सेलेस्टियल डूम सिंडिकेट के ऑपरेटिव को एब्सोल्युटली रेक करने के बाद कोर ब्रेकर ने सिस्टम पॉइंट्स का एक मैसिव हॉल जमा कर लिया और उसने मन ही मन कसम खाई कि उसका पूरा स्कूल करियर अब डूम सिंडिकेट के मेंबर्स को एक्सपी के लिए फार्म करने में ही जाएगा। वीपी जेनिथ ने फिर स्टेप अप किया, कंफर्म करते हुए कि चूंकि सेलेस्टियल डूम सिंडिकेट ने इतना केओस मचाया, इसलिए ये पूरी फील्ड स्टडी तुरंत बंद की जा रही है। उन्होंने आदेश दिया कि सारे नए स्टूडेंट्स को अगले दिन सुबह शार्प 9 AM तक इकट्ठा होना है ताकि वो मेट्रोपॉलिटन नेक्सस के लिए रिटर्न ट्रिप शुरू कर सकें। फिलहाल सबको अपने कोचेस के साथ फील्ड हेडक्वार्टर्स वापस जाने और इस लड़ाई के बाद थोड़ा आराम करने का ऑर्डर मिला। कमांड सेंटर वापस आकर वीपी जेनिथ ने ये जायंट हाईटेक सर्कुलर टेस्टिंग रिग निकाला और एमसी से कहा कि वो अपनी लेजेंडरी पावर अनलीश करे। यार, ये जो पुराना टेक था ना, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि वो किसी भी रैंकर का असली पोटेंशियल चेक कर सके। तो भाई साहब, कोर ब्रेकर ने शांति से अपना हाथ उस स्कैनिंग सरफेस पर रखा और बूम, ओ तेरी, वो जो आइकॉनिक गोल्डन लाइटनिंग थी ना, वो फिर से फट पड़ी। उसके हाथ के चारों तरफ इतनी बुरी तरह क्रैकल कर रही थी कि वो डिटेक्शन मशीन ही ओवरहीट हो गई। वीपी जेनिथ तो बिल्कुल स्टंड हो गई थी यार। वो तो दिमाग में सोच रही थी, रुको, क्या इसकी एग्जिस्टिंग एस रैंक एबिलिटी यार अचानक से मिथिकल प्राइमल ओमेगा रैंक में बदल गई। लेकिन उसने तुरंत ही इस आइडिया को साइड कर दिया, क्योंकि देखो, इस नए ज़माने में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सिर्फ ये बात कि उसकी ट्रैश टियर ई रैंक स्किल एस रैंक तक पहुंच गई थी, वो खुद में ही एक इतिहास था। लेकिन फिर वो डायग्नोस्टिक स्क्रीन सामने आई और उस डेटा ने उस बिल्कुल अनबिलीवेबल थ्योरी को कंफर्म कर दिया। कोर ब्रेकर की पावर ऑफिशियली पहचानी गई, एपेक्स जजमेंट थंडर, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का एक हिस्सा और क्लासिफिकेशन, सुनो भाई, प्राइमल ओमेगा रैंक। वीपी जेनिथ तो कसम से हिल चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रही है। सोचो जरा, पूरे नेशन में आखिरी ट्रू प्राइमल ओमेगा रैंक अवेकनर 1 दहाई पहले देखा गया था। ये कितनी बड़ी बात है यार। यहाँ हम बात कर रहे हैं एस रैंक और इस नए ओमेगा पावर लेवल के बीच के एस्ट्रोनॉमिकल पावर गैप की। और अगर इस एमसी को ठीक से ट्रेन किया गया ना, तो ये ओपी एबिलिटी पूरे कॉन्टिनेंटल वॉर्स का फेट बदल सकती है। वीपी जेनिथ तो खुशी से फट पड़ी। उसने कोर ब्रेकर पर अनफिल्टर्ड प्रेज की बारिश कर दी। बोलती है कि तुम ही हमारी सिविलाइजेशन का फ्यूचर हो। लेकिन एमसी तो उलझन में था। अरे, इसकी स्किल अचानक से एपेक्स जजमेंट थंडर में क्यों इवॉल्व हो गई? और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस डस्टी ओल्ड टेस्टिंग डिवाइस ने इतना बड़ा मजेस्टिक टाइटल उसकी ब्रांड न्यू पावर को झट से कैसे दे दिया? वीपी जेनिथ ने समझाया कि एपेक्स जजमेंट थंडर रिकॉर्ड हुआ क्योंकि ये कोई मॉडर्न स्किल नहीं है, ये तो एक पुरानी लेजेंड है। उसने बोला कि ये जो पावरफुल टेस्टिंग डिवाइस है ना, इसको एज ऑफ हाई सिविलाइजेशन के खोए हुए रेलिक से बनाया गया था। और वीपी जेनिथ ने चमकती हुई आंखों से एमसी की तरफ देखा और साफ साफ बोला, इसका मतलब कोर ब्रेकर, तुम्हारा रॉ टैलेंट उन लेजेंडरी पावर हाउसेस जैसा हो सकता है जो उस पुराने ज़माने में हुआ करते थे। तो वीपी जेनिथ ने एडवाइस दी कि ये पावर बढ़ी है तो छुपाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, प्राइमल ओमेगा रैंक का अपग्रेड अभी डंके की चोट पर बताना मत। और सुनो, उसने एक हाई ग्रेड इमरजेंसी तालिस्मान भी दिया। प्रॉमिस किया कि अगर वो इसको 400 किलोमीटर के अंदर क्रश करेगा तो वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर उसको सपोर्ट देने आ जाएगी। कोर ब्रेकर ने वो कीमती चीज़ स्माइल करके ले ली और बोला, अंडरस्टूड, आई विल कीप दिस सेफ। अगला गिफ्ट, वीपी जेनिथ ने अजोर पी गिल्ड की तरफ से वादा किया हुआ एस रैंक कल्टिवेशन रिवॉर्ड दिया, एक रेयर 7th रैंक ब्रेक थ्रू पिल। उसने समझाया कि जब तुम रैंक 5 की सीलिंग पर पहुंचो तब इसको खाना, ताकि तुम गारंटीड प्रेस्टीजियस रैंक 6 पर प्रमोट हो जाओ। वो बॉटल पकड़ते हुए कोर ब्रेकर ने हल्के से पूछा कि क्या वो एस रैंक रिवॉर्ड्स का कुछ हिस्सा या किसी और चीज से एक्सचेंज कर सकता है? क्योंकि देखो, चुपके से इस ओपीएमसी को पता था कि उसके सिस्टम के लिए ये बेसिक ब्रेक थ्रू पिल्स तो टोटली ऑब्सोलीट है। वीपी जेनिथ ने पहले तो मना कर दिया कि गिल्ड ये सब नहीं मानती, लेकिन उसने कहा कि मेट्रोपॉलिटन नेक्सस लौटकर वो पर्सनली उसके लिए एक एक्सट्रीमली रेयर एक्सेप्शन करेगी। उसने ये भी याद दिलाया कि फर्स्ट प्लेस आने के नाते उसके पास अभी भी एक हाई लेवल कॉम्बैट टेक्निक सेलेक्ट करने का हक है। कसम से, पूरे ग्रूलिंग फील्ड टेस्ट में टॉप स्टूडेंट होना यार बहुत तगड़े बेनिफिट्स देके जाता है। उसके बाद वीपी जेनिथ कोर ब्रेकर को लेकर एक बड़े से हमिंग गोल्ड डिवाइस के पास चली गई। उसने उस इंटीग्रेटेड एआई को, जिसका नाम अब दी ऑरेकल प्रोटोकॉल था, कमांड दी कि अज़्योर पीक गिल्ड और जेनिथ एकेडमी के आर्काइव से हर आई टियर और उससे ऊपर की सारी लाइटनिंग एलिमेंट एबिलिटी और कॉम्बैट टेक्निक निकालो। अरे भाई साहब, तुरंत ही एमसी के चारों तरफ दर्जनों होलोग्राफिक डिस्प्लेस मटेरियलाइज हो गए। उसकी आंखों के सामने ना जाने कितनी लाइटनिंग स्किल्स और स्ट्राइक पैटर्न्स की डिटेल्स छा गईं। लेकिन 2 चीजें चमक रही थीं, 2 गॉड टियर एसएसएस रैंक्ड कॉम्बैट टेक्निक्स। पहला, द अनाइलेशन निम्बस, जो डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग का लोकलाइज्ड क्लाउड बना सकता था, और दूसरा वो डराने वाला डियटीज वर्डिक्ट स्ट्राइक, जो लिटरली थंडर गॉड का अवतार बना देता था दुश्मनों को जज करने के लिए।
लेकिन यार एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, ये दोनों अल्टीमेट टेक्निक सीखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकली हाई कल्टिवेशन लेवल चाहिए था। कोर ब्रेकर को तो आह भरनी पड़ी, वो उन एसएसएस रैंक्ड स्क्रोल्स की ओवरवेलमिंग पावर में खो गया था। लेकिन हमारा प्रैक्टिकल एमसी तुरंत समझ गया कि उनके प्री रिक्विजिट्स तो अभी उसकी पहुंच से मीलों दूर है। सीरियसली अभी उनको सीखने की कोशिश करना यार पूरा टाइम बर्बाद करना होगा। अपने सेंसिबल माइंडसेट पर अडिग रहते हुए उसने ऐसी कॉम्बैट टेक्निक पर फोकस किया जिसको वो तुरंत मास्टर कर सके और यूज कर सके। वीपी जेनिथ चुपचाप देखती रही जैसे कोर ब्रेकर बड़े ध्यान से उस पूरे कैटलॉग को स्क्रॉल कर रहा था, हर पोटेंशियल स्किल को बहुत केयर से जज कर रहा था। फाइनली एक फोकस्ड एनालिसिस के बाद कोर ब्रेकर ने अपना डेफिनेटिव चॉइस बना लिया। वो अपनी मेंटोर की तरफ मुड़ा और बोला, वाइस प्रिंसिपल मैं रेडी हूँ, मैं ये एस रैंक कॉम्बैट टेक्निक सेलेक्ट करता हूँ, द डिवाइन संडर फिंगर। द सिस्टम स्क्रीन अपडेटेड। द डिवाइन संडर फिंगर एस रैंक की ये मूव लाइटनिंग पावर्स का यूज करके एक जाइगेंटिक फिंगर ऑफ एनर्जी फोकस करती है जो दुश्मनों पर ट्रूली डेवस्टेटिंग इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रक्शन के साथ अटैक करता है। रिक्वायरमेंट सरप्राइजिंगली कम थे, रैंक 3 या उससे ऊपर और एक ए रैंक या सुपीरियर लाइटनिंग एलिमेंटल स्किल होना चाहिए। वीपी जेनिथ ने उसे कॉशन किया कि ये स्पेसिफिक टेक्निक अज्योर पीक गिल्ड की प्रोप्राइटरी है, इसलिए मेट्रोपॉलिटन नेक्सस के इंस्ट्रक्टर्स इस पर डिटेल ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। उसने चेताया कि इस डिफिकल्ट टेक्निक को मास्टर करने में बहुत लंबी देर लग सकती है। कोर ब्रेकर ने बस स्माइल किया और पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, वो कोई इशू नहीं होगा। उसकी ये पक्की सर्टेनिटी यार एक बहुत जरूरी सिस्टम डिटेल से आई थी। उसके पास इस वक्त 6000 एबिलिटी पॉइंट्स का पूरा पहाड़ था जो इंस्टेंट स्किल लेवलिंग के लिए रेडी था। एपेक्स रैंकर का डिसीजन सुनकर वो ग्रिजल्ड एकेडमी हेड एल्डर क्रिल हल्के से मुस्कुराया। डू एज यू सी फिट, क्रिल ने बोला, मतलब एमसी को एक तरह से ब्लेसिंग दे दी। आखिर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने पहले ही एस रैंक कॉम्बैट टेक्निक्स का एक डराने वाला आर्सेनल मास्टर कर लिया है। उसके पास अगले चैलेंज के लिए काफी बैटल एक्सपीरियंस जमा हो चुका है। एल्डर ने कंक्लूड किया कि इस मॉन्स्टर को गाइड करने के लिए अब उसे और सांसें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इंटरनली एल्डर क्रिल तो सिर्फ इस एपेक्स रैंकर के शेयर ओवरवेलमिंगली ओपी नेचर पर हैरान हो रहा था। उसकी पावर बढ़ने की डराने वाली स्पीड, उसकी टेरिफाइंग ब्रेन पावर और उसकी हमेशा इवॉल्व होने वाली सुपरनैचुरल एबिलिटीज। जब ये सब एक इंसान में आ जाए ना, तो ये साफ है कि जब ये पूरी तरह से मैच्योर होगा तो इंसानियत को एक अनटचेबल बेजोड़ एसएसएस रैंक पावर हाउस मिल जाएगा। जब सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई तो एपेक्स रैंकर जल्दी से एक सिक्योर्ड प्राइवेट ट्रेनिंग चेंबर में चला गया ताकि अपनी मोस्ट रीसेंट पावर अप को एनालाइज कर सके। लाइक अ ट्रू गेमर उसने तुरंत सिस्टम इंटरफेस को कमांड दी कि उसकी पर्सनल स्टेटस पैनल दिखाओ। एक मैसिव ट्रांसलूसेंट स्क्रीन सामने आई जिसमें उसके इंसेनली बूस्टेड और अपडेटेड एट्रीब्यूट साफ साफ दिख रहे थे। चेक करो, एबिलिटी अब कैटाक्लिज्मिक चार्ज है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड एसएस रैंक। उसका फिजिक पहुंच चुका है एक डराने वाले फिगर 2038 पर, स्पिरिट 1522 और उसके बैंक में अभी भी 6359 एबिलिटी पॉइंट्स बचे हुए हैं। ओ तेरी, एपेक्स रैंकर। उसने पॉज लिया और सोचा, अरे भाई उसने ये एवोल्यूशन का कितना बड़ा कॉस्ट चुकाया है। 50,000 एबिलिटी पॉइंट्स। उसने सोचा, भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा है। ये स्टीप प्राइस मैंने दी है अपने पुराने एस रैंक पर्पल फ्यूरी को बदलने के लिए, और कसम से अब ये बन गया है टेरिफाइंग एसएस रैंक ऑब्लिवियन बोल्ट। पर वो इमीडिएटली नोट करता है कि मतलब जहां वो पर्पल फ्यूरी एकदम स्मूथ कंट्रोल्ड फ्लो था, ये नया कैटाक्लिज्मिक चार्ज उसे मैनेज करना और वील्ड करना इमेंसली डिफिकल्ट हो रहा है। यार ये तो बड़ी दिक्कत है। इसलिए उसकी करंट मिशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। उसको एब्सोल्युटली फोकस करना पड़ेगा इंटेंस ट्रेनिंग पर। सोचो जरा इस वॉलेटाइल नए पावर को मास्टर करने के लिए। वो अपना हाथ क्लेंचिंग करता है और उसके कोर में भाई साहब ब्रूटल वायलेंट एनर्जी, वो गोल्डन लाइटनिंग रोइलिंग और सर्चिंग कर रही है। एपेक्स रैंकर की आंखों में एक बर्निंग मिक्स दिखता है, एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन का और प्योर अनअडल्ट्रेटेड यर्निंग का। एक एसएसएस रैंक लाइटनिंग एबिलिटी। बेस वेट करो, मैं उस अल्टीमेट स्टेज के लिए आ रहा हूँ, उसने साइलेंट प्रॉमिस किया। अच्छा ठीक है, अब देखो कैमरा शिफ्ट होता है। शाम के 6 बजे हो चुके हैं और बेस के सेंट्रल फोर्टिफाइड थरोफेयर पर डेली लाइफ चल रही है। लेकिन सडनली भाई साहब ये नॉर्मल इवनिंग फुट ट्रैफिक एकदम रुक गया। पूरी क्राउड अटर केओस और नॉइज में बदल गई। किसी ने श्रीक किया और ऊपर आसमान में पॉइंट किया। वो डार्कनिंग स्काई में क्या स्ट्रेंज मैसिव चीज नीचे आ रही है। लोग अटरली बिविल्डर्ड है। एक और आदमी गैस्प करता है। वो देखता है कि ये क्राफ्ट तो कंप्लीटली साइलेंट है, ना कोई रोटर है ना कोई कन्वेंशनल थ्रस्टर। मतलब ये तो कोई एंशिएंट एंटी ग्रेविटी टेक है किसी फॉरगॉटन सिविलाइजेशन से। पर जो ट्रू रैंकर्स थे उन्होंने इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लिया, ये तो स्ट्रेटेजिक टाइटन क्लास ड्रेडनॉट का सिलुएट है। अरे क्या कोई एब्सोल्यूट वीआईपी हमारे एचक्यू में आया है। ये कलोसल स्लीक फ्यूचरिस्टिक स्पेसक्राफ्ट अपनी स्लो ग्राइंडिंग डिसेंट शुरू करता है।
मैसिव पावरफुल वॉर्टिसेस बना रहा है हवा का, और नीचे खड़े हर आदमी की टेरिफाइड अटेंशन इस पर है। और फाइनली ये मैसिव वेसल सरप्राइजिंग ग्रेस और क्वाइट के साथ टचडाउन करता है, और अब देखो उसका मेन हैच स्लोली ग्राइंड होने लगता है। ये ड्रामेटिक ऑमिनस एंट्रेंस अनाउंस कर रहा है एक वेरी अनवेलकम विजिटर की। एक परफेक्टली पॉलिश्ड पेयर ऑफ डार्क लेदर ड्रेस शूज वो डीप शैडोज में से इमर्ज होते हैं। वो जैसे ही जमीन पर रखे गए इंस्टेंटली एक पैल्पेबल डेंजरस ऑरा डीप मिस्ट्री और मैलिस से भरी हुई उस लैंडिंग जोन में फ्लड कर जाती है। और अब पैसेंजर पूरा बाहर आता है। ओ तेरी, ये तो एक मिस्टीरियस मैन है शॉकिंग लॉन्ग वाइट हेयर के साथ। वो इम्पेकेबली ड्रेस्ड है एक शार्प ब्लैक सूट में, और एक रेट्रो फेडोरा उसके चेहरे पर नीचे है फीचर्स छुपा रहा है। ये पेल प्रेडिटर अपने होंठ कर्ल करता है एक ट्रूली अनसेटलिंग सिनिस्टर स्माइल में, और उसकी आवाज़ कोल्डली एको करती है, एपेक्स रैंकर, मैं फाइनली तुम्हें कलेक्ट करने आ गया हूँ।